फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। आपका स्वागत है ऑन दिस 16th नवंबर द डेली एडिटोरियल एनालिसिस बाय प्रो टैलेंट. As we discussed that we are going to give you this on a daily basis Monday to Friday and that is going to be wonderful module for you. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर. हम बात करेंगे ऑटोप्सी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नए प्रोटोकॉल जारी करे हैं. हम वो देखेंगे कि वो नए प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, ऑटोप्सी के रूल्स क्या होते हैं, कौन करता है और क्यों किया जाता है. ठीक है, एक कॉमन मैन के नजरिए से इतनी जानकारी होना जरूरी है. नंबर 1. नंबर 2, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट भगवान बिरसा मुंडा, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th नवंबर. ठीक है, और उसकी वजह से इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनजातीय दिवस 15 नवंबर को सेलिब्रेट करने का प्लान किया है. हम उनके बारे में बात करेंगे. उन्होंने किस तरीके से एक बड़ी मुहिम लगाई, ठीक है, जहां पे आदिवासियों के अधिकारों के बारे में बात करी गई. क्या लॉ बनाए गए थे बंगाल और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उनको क्या कब निकालना पड़ा, क्यों निकालना पड़ा, उसके बारे में हम बात करेंगे. हम बात करेंगे शी जिनपिंग साहब ने एक बड़ा रिजोल्यूशन पास किया था. ठीक है, वो रिजोल्यूशन का मतलब क्या, उसके पहले ऐसे कौन से प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने ऐसे रिजोल्यूशन पास करे थे, वो हम बात करेंगे. वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू त्रिपुरा वायलेंस. त्रिपुरा वायलेंस की वजह से अमरावती महाराष्ट्र में जो वायलेंस हुआ, और ये सबकी शुरुआत हुई थी बांग्लादेश के वायलेंस की वजह से. तो ये सब के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी टू नोट लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स. हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करेंगे. दोस्तों, ये 16 नवंबर का एक मजेदार सा मॉड्यूल है. ठीक है, हमारा क्लैट 2022 का एक नया बैच इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून. आई एम गोइंग टू अनाउंस that in couple of days. Okay, so be mentally prepared. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भैया मिस नहीं करिएगा. Okay, similarly, if I talk about today's important points, one is autopsy can be done after sunset. Now I'm sure you all understand what is autopsy. Autopsy is a post-mortem examination. ठीक है, ये जो post-mortem examination है, Latin phrase है post-mortem, post after mortem death. So it is post-mortem, that is post-death. Okay, ठीक है, which is a medical examination, which is primarily carried out to, you can say, on a body after death to identify a lot of things. Okay, it is also known as autopsy, which is to see for oneself. That is the meaning. So ये रहा आपका autopsy का इस तरीके का रिपोर्ट बन के आता है. बात यह हो रही है दैट ऑटोप्सी कैन बी डन आफ्टर सनसेट, उसके बारे में बात हो रही है. दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह बनता है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द ऑटोप्सी कैन बी कंडक्टेड. दोस्तों, ऑटोप्सी कैन बी कंडक्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस लाइक सडन डेथ, सस्पिशियस अननेचुरल डेथ. ठीक है, ओके, उनके सिचुएशन में एक ऑटोप्सी करी जाती है. ना ब्रॉडर लिस्ट ऑफ केसेस अगर मैं आपके सामने बात करूं तो भैया कोई बंदा किसी बंदे की फायर के द्वारा डेथ हुई. ठीक है, तो दैट इज फायर डेथ, होमिसाइड हुआ. ठीक है, ओके, वेरीन इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि किस वजह से उस आदमी की मौत हुई. एपरेंट सुसाइड विदाउट एनी क्लियर एविडेंस और इंटेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, railway accidents, in aircraft crashes, occupation related death, unwitnessed accidents in which natural disease cannot be ruled out as a factor, death of a person in a government custody, sudden and unexpected death, and death during medical or surgical intervention. ये सब अलग अलग कारण है. इन सब कारणों के समय पे ये ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम किया जाता है. ठीक है, postmortem is or autopsy is primarily a mandatory requirement in such kind of cases because everyone wishes to know what happened. दोस्तों, अगर किसी के घर में इस तरीके की डेथ होती है और ऑटोप्सी करी जाती है तो पहली बार बहुत बुरा लगता है. ठीक है, बट if you go on a scientific basis, that is forensic
साइंस जिस तरीके से डेवलप हुआ है, ठीक है, उस नजरिए से देखे, लीगल एस्पेक्ट से देखे और इवन ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर भी देखे, तो भी कोई भी डेथ के पीछे का रियल रीजन you can say must be known. That is why autopsy is carried out. Okay, that is very important. Okay, so दोस्तों ये थे circumstances, कौन से circumstances में करे जाते हैं, पर्पस क्या होता है, पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम गिव्स यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और वो इंफॉर्मेशन शायद जरूरी बन जाता है बहुत सारी एक से फ्यूचर एक्टिविटी के लिए। आपने देखा होगा रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई थी कि कोविड डेथ वाले लोगों के लिए एक्स ग्रेशिया अमाउंट आप डिक्लेयर करें, ये सुनो, तो भैया ये एक्स ग्रेशिया अमाउंट के लिए कोविड रिलेटेड डेथ प्रूव होना बहुत जरूरी है, ये सुनो, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी भी बंदे की डेथ, ठीक है, उसके पीछे का कारण, क्या कारण हो सकते हैं, आदमी की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना, ठीक है, कॉज ऑफ डेथ एस्टेब्लिश करना, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डेथ, कॉज क्या था और मैकेनिज्म क्या हुआ, वो कंफर्म द मैनर ऑफ डेथ, जिस तरीके से डेथ हुआ, ठीक है। कभी कभार लोग बोलते हैं कि भैया उसने सुसाइड किया, गले में एक इनसे पट्टा बांधकर उसकी मौत हुई, तो सही में उसने खुद ही गले में पट्टा बांधा या किसी ने उसके गले को दबा दिया, मतलब दैट्स हाउ द मैनर ऑफ द डेथ, कंफर्म द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पर्सन, सेपरेट कॉम्प्लिकेटिंग मेडिकल फैक्टर कि भैया डायबिटीज की वजह से या ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल फैक्टर की वजह से उस बंदे की मौत हुई, ठीक है। सिमिलरली रूल आउट डिजीज और सम फैक्टर्स विच आर हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ, किसी बंदे की डेथ हुई कोरोना की वजह से हुई, कोरोना वाज अ न्यू डिजीज, पीपल वर नॉट नोइंग इट, नाउ वेदर दैट डेथ इज बिकॉज ऑफ कोरोना और जीका वायरस और एनीथिंग, because it has an impact on the public health, ठीक है। फैसिलिटेट एडिक्वेट फोटोग्राफी ऑफ वुंड्स, अभी क्रिमिनल केसेस के अंदर वुंड्स की प्रॉपर जानकारी कि भैया ये वुंड की वजह से इसको कैसे नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, कोरिलेटिंग वुंडिंग एंड द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग द वुंड, कि भैया किसी को मारा, ठीक है, चाकू से मारा, राइट हैंड से मारा, लेफ्ट हैंड से मारा, ऊपर से मारा, नीचे से मारा, ऑल दोस again say factors have to be identified, ठीक है, determine the time interval between the wound received and the death, ठीक है, कि भैया wound receive हुआ और death हुआ, उसके बीच में time gap कितना था, establish sequence of events, retrieve an article involved in the mode of death like bullet, किसी के बॉडी में बुलेट चला गया तो बुलेट निकालने के लिए भी ऑटोप्सी करी जा सकती है, ये सुनो, ऑब्टेन एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेस एविडेंस सच एज हेयर, स्टेन्स, सेमिनल फ्लूइड, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि बॉडी के ऊपर, ठीक है, कोई अगर बाल है या स्टेन है तो किसकी वजह से है। ऑब्टेन स्पेसिमेन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, एस्टैब्लिश ऑर्डर ऑफ डेथ सिचुएशन वेयर मोर देन वन फैमिली मेंबर वाज किल्ड, ओके, अगर किसी की डेथ हुई, एक फैमिली में 4-5 लोगों की डेथ हुई, तो किसकी पहले मौत हुई, दूसरी किसकी हुई, तीसरी किसकी हुई, वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए एक से पोस्टमार्टम करना जरूरी बन जाता है, ठीक है। द बिग क्वेश्चन इज हु परफॉर्म्स द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। दोस्तों पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज कैरीड आउट बाय डॉक्टर्स हु आर स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेन्ड इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। I'm sure you must be aware that in Gujarat there is Forensic University, okay, which is one of the very important university which is developing knowledge about forensic। दोस्तों भारत में करीबन 400 से ज्यादा एक ऐसे मेडिकल कॉलेजेस है, हर एक मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम के अपने अलग अलग तरीके के मेथड्स है, ठीक है। एक कॉमन मेथड बनाना पड़ता है क्योंकि हम उसके बारे में क्रिमिनल एक रूल्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी एक कॉमन नॉलेज डेवलप करता है और कॉमन नॉलेज सबको डिसेमिनेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। दैट इज व्हाट द डॉक्टर कैन परफॉर्म। कब किया जा सकता है, ठीक है, वेयर एंड व्हेन दिस अगेन से पोस्टमार्टम कैन बी कैरिड आउट। सो पोस्टमार्टम कैन बी कैरिड आउट इन अ स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी, ठीक है, एट दी सडन हॉस्पिटल। सब जगह पे होता नहीं है, ठीक है, सो कुछ लिमिटेड जगहों पे ही ये किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, जनरली एक से कोल्ड स्टोरेज रखने की जगह होनी चाहिए, मॉर्चुअरी होनी चाहिए, ठीक है, वहां पे ये लोग जनरली करते हैं। कब किया जाता है, जनरली आफ्टर डेथ विद इन 2 to 3 days। जितना जल्दी किया गया
उतना अच्छा है। नॉर्मली ऑटोप्सी डे लाइट में, मतलब दिन के समय में किया जाता है, ठीक है, आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट, बट इन सम you can say exceptional circumstances it can be done even in the night, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ऐसी बन चुकी है ताकि हम कर सकते हैं, विच इज नॉर्मल। ये सुनो, इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके बारे में क्लियर कट you can say इंफॉर्मेशन दे दी है। ओके, दैट नाउ इन एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर ज्यादा सभी केसेस में ऑटोप्सी और you can say this postmortem can be done you can say in the night as well, ठीक है, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है ताकि पता चले, ठीक है। नाउ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में क्या होता है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में एक उसका प्रोसेस है दैट एक रिक्वेस्ट लेटर चाहिए फॉर कंडक्शन ऑफ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ये चाहिए कि भैया क्यों हम पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, फिर बॉडी के इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दोस्तों, अभी जो नए प्रोटोकॉल लगाए गए उस प्रोटोकॉल में सिर्फ ऑटोप्सी की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑटोप्सी रात को कर सकते हैं। एक और चीज उन्होंने जोड़ी, उन्होंने ये भी जोड़ा कि ऑर्गन्स को अगर हार्वेस्ट किया गया या ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो भी वो करना चाहिए विद दी यू कैन से सपोर्ट ऑफ दी फैमिली मेंबर्स, ठीक है। जो डिसीज है उसके फैमिली मेंबर्स ने अगर अप्रूवल दिया तो उस ऑर्गन्स को हार्वेस्ट किया जाएगा और उन ऑर्गन्स को यू कैन से लोगों तक ले जाए, मतलब लोगों को डोनेट किया जाएगा। ये भी उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है। चलिए, ग्रेट। नाउ वी कम बैक टू द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो एक लेजेंडरी ट्राइबल लीडर है, उनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। 15th November is his birth anniversary and now you can say it is celebrated as you can say जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर is celebrated as जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। आदिवासी लोगों को you can say किस तरीके का उनका कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम स्ट्रगल में, और आज उनकी कंट्रीब्यूशन को हम यू कैन से सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बिरसा मुंडा की डेथ हुई एट द एज ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल की उम्र में उनकी यू कैन से ब्रिटिश कस्टडी में मौत हुई। 1900 में उनकी मौत हुई। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी के 121 साल कंप्लीट हुए हैं। और इस समय पे ये जो भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जो भारत की आज़ादी के 75 ईयर्स हुए, उस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम इस तरीके से जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था हमारी आज़ादी के लिए, उन सबको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है, ठीक है, और जितना ज़्यादा देश सेटल्ड और स्टेबल बनेगा, उतना आगे बढ़ते बढ़ते हम पास्ट में ऐसे बहुत सारे लोग जिसके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमें नहीं पता था, वो जानकारी धीरे धीरे अनवील होगी और हमें पता चलेगा, एंड देयर बाय वी विल गेट टू नो मोर अबाउट देम। बिरसा मुंडा was you can say born in a tribal area in छत्तीसगढ़, आज के ज़माने के छत्तीसगढ़ झारखंड एरिया में वो पैदा हुए थे। उनके ज़माने में, ठीक है, हम बात करें, he was born somewhere around in 1875। 1875 में आपको याद होगा 1857, ठीक है, के बाद ब्रिटिशर्स का क्वीन रूल आ गया, और क्वीन रूल के द्वारा इंडिया में जंगल्स को एक्सप्लॉइट करना का डेवलपमेंट बहुत बड़ा बनने लगा। सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में जो बहुत ज्यादा एक ऐसे जंगल एरिया थे, वहां पे ब्रिटिशर्स घुस चुके। ब्रिटिशर अकेले नहीं घुसे, उनके साथ आए बहुत सारे एक ऐसे मनी लेंडर्स, लैंड एक ऐसे ओनर्स, और ये सब पूरी सिस्टम आई जो मिडिल मैन थे, जिन्होंने इन एक ऐसे आदिवासियों को उनकी जगह से निकालकर उनको सिर्फ लेबरर बना दिया, ठीक है। और ऐसे समय पे उन आदिवासियों को लगा कि ये बाहर वाले लोग थे, उसके लिए वर्ड यूज करते थे वो लोग डिकू। क्या यूज करते? DIKU, डिकू। डिकू आउटसाइडर। सो द आदिवासी लोग दे वर फाइटिंग अगेंस्ट दिस पीपल। हालांकि उनके पास कोई पावरफुल चीजें नहीं थी, उनके पास थे बो और एरो, बस उसी से वो लड़ाई करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इन आदिवासियों को हटा दिया जाए और या तो आदिवासियों को मिशनरीज के द्वारा
कन्वर्ट किया जाए इन दी क्रिश्चियन रिलीजन। उन्होंने आदिवासियों के धर्म, आदिवासियों के कल्चर्स को बहुत क्रिटिसाइज किया, उनको नीचा दिखाया, और ब्रिटिशरों ने उनको दबाकर मिशनरी में कन्वर्ट करने की भरपूर कोशिश करी। इन कोशिश को लेकिन से लड़ाई कर, इन कोशिश के सामने रेजिस्टेंस करने के लिए जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आया, दैट वाज बिरसा मुंडा। ठीक है, उनके जमाने में कहानियां थी कि बिरसा मुंडा वॉज वेरी पावरफुल, यू कैन से लीडर। भगवान इसीलिए बोलते थे क्योंकि उनके पास ताकत थी। ठीक है, ऐसी कहानियां थी कि वो खड़े हो जाते थे और सिर्फ हाथ यूं करते थे तो जो बुलेट्स आती थी ब्रिटिशरों की तरफ से वो वहीं पर रुक जाती थी। ठीक है, हालांकि ऐसी सब रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है, बट एनीवे ऐसी कहानियां लेकिन से डेवलप करना जरूरी है। ऐसी कहानियां गांधी जी के लिए भी बहुत आती थी कि गांधी जी जहां कहीं जाते थे, ठीक है, उनके ऊपर पैसों की बरसात होती थी। ठीक है, जब गांधी जी पहली बार लेकिन से ये जो इंडिगो प्लांटेशन के लिए चंपानेर में गए, ठीक है, वहां पे भी पैसों की बारिश हुई थी। ठीक है, ऐसी कहानियां थी। बट एनीवे, सो यंग बिरसा grew up watching such kind of exploitation by Britishers, moneylenders and landowners. उनके नेक्सस को तोड़ने के लिए, वो समझदार आदमी थे, उनको समझ में आ गया कि ये ब्रिटिशरों के साथ इन लोगों की मिली भगत है, इस मिली भगत को तोड़ना पड़ेगा। इन्होंने सबको इकट्ठा किया और सबको तीर कामठे दिए और बोले कि भैया जाओ अटैक करो। However, they were ready कि भैया गलत लोगों के ऊपर अटैक करेंगे, जो लोग नुकसान करते हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे, जो लोग सही तरीके की एक्टिविटी करते हैं, जो लोग कॉमन मैन है, उनके ऊपर वो अटैक करते नहीं थे, है ना। ठीक है, तो उनकी वजह से नए नए जो सिस्टम्स डेवलप हुए वो इंपॉर्टेंट है। 1900 में, ठीक है, उनकी मौत हुई, पुलिस कस्टडी में मौत हुई। ठीक है, और 1908 में उनके ये सब कंट्रीब्यूशन की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को नया लॉ लेकर आना पड़ा। ठीक है, विच इज यू कैन से अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन टू रिमूव द आदिवासीज के अगेंस्ट में जो एक्सप्लॉयटेशन होता था। ठीक है, विच इज नोन एज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908। छोटा नागपुर इज अ रीजन इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, तो वो एक्ट लेकर आना पड़ा ताकि आदिवासियों को अपने अधिकार मिले। ठीक है दोस्तों, आज की तारीख में भारत में आदिवासियों के अधिकारों के बारे में बातें होनी चाहिए। ठीक है, द लेटेस्ट मूवी कॉल्ड जय भीम, latest movie on Amazon Prime which is called Jai Bhim is talking about such kind of rights. ठीक है, बहुत ही मजेदार सा मूवी है, मुझे लगता है कि वो इगेन से आपको देखना चाहिए। ये सुनो, सो बिरसा मुंडा म्यूजियम जो इगेन से मोदी साहब ने अनवेल किया इन भोपाल। ठीक है, उन्होंने वहां पे एक जो हबीबगंज जो भोपाल का इगेन से रेलवे स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन को भी उन्होंने इनॉग्रेट किया। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट इट इज अ माइलस्टोन फॉर गे राइट्स बिकॉज मिस्टर सौरभ किरपाल, ठीक है, हु इज यू कैन से ओपनली गे यू कैन से कैंडिडेट एंड ही इज यू कैन से रिकमेंडेड टू द हाई कोर्ट जज पोजीशन। ही इज एडवोकेट। ठीक है, 2018 से 4 बार तक उनका नाम लेकिन से कहीं ना कहीं लेकिन से नहीं आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट उसको रिकमेंड नहीं कर पा रहा था, और फाइनली उसका रिकमेंडेशन आया है। वील हैव टू वेट एंड वॉच हाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस सिचुएशन। दोस्तों, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट एक कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे आज, ठीक है, गे राइट्स के बारे में और उसके रिलेटेड लॉज क्या थे, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भारत में कौन से आए। ठीक है, योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था दैट अंडर द ह्यूमन राइट्स, अंडर मानव अधिकार के नजरिए से फ्रीडम ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी इज अ पार्ट ऑफ मानव अधिकार। ठीक है, 2006 में योग्यकर्ता इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है, जब एक मीटिंग हुई थी, वेरी डिस्टिंग्विश्ड ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स वर मेट एंड दे आउटलाइंड दिस रूल्स, और सुप्रीम कोर्ट उस बात को भी मानता है। ठीक है, सेक्शन 377 आईपीसी धारा के अंदर, ठीक है, whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished, ऐसा लिख दिया है।
विच मीन्स सेम सेक्स कपल के बीच में ऐसा अगर कोई रिलेशनशिप हुआ तो भी उसको क्राइम गिना जाएगा. नाउ दैट इज अ पार्ट ऑफ टू इंडिविजुअल, देयर प्राइवेसी का मुद्दा है. ठीक है, उसमें क्यों मतलब किसी को घुसना चाहिए, और सेक्शन 377 का भरपूर मिसयूज होता था. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को बोला कि वो एप्लीकेबल होगा, बट इन द केसेस ऑफ नॉन कंसेंशुअल कार्नल इंटरकोर्स विद एडल्ट्स, ऑल एक्ट्स ऑफ कार्नल इंटरकोर्स विद माइनर एंड एक्ट ऑफ बेस्टियलिटी, इसके उन्होंने बोला. ठीक है, हाउएवर दी सेम सेक्स कपल के बीच में कंसेंशुअल सेक्स विल नॉट बी टर्म्ड एज अ क्राइम. दोस्तों, भारत में ये मुद्दा काफी सालों से उठ रहा था. एक महत्वपूर्ण से समय आया 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट में नास फाउंडेशन का केस पहुंचा, और दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 को स्ट्राइक ऑफ कर दिया, लीगलाइजिंग कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज बिटवीन द एडल्ट्स. नास फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया था दैट इन दी जेल, है ना, नास फाउंडेशन शुड बी अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट कॉन्डम्स बिकॉज कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है. ठीक है, तो भैया जेल के अंदर होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज होती है. ठीक है, ऐसा नास फाउंडेशन ने बताया, और सब सामने एक इनसे जो मतलब पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस कमिश्नर थे, ठीक है, किरण बेदी साहब, उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हैं, सेक्शन 377 है, ठीक है, और होमोसेक्सुअलिटी इलीगल है, हम आपको किस बेसिस के ऊपर अलाउ करें कि आप कॉन्डम दीजिए. ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को खारिज करते हुए बोला दैट वी रिमूव सेक्शन 377. देन इन 2013, 4 साल के बाद, सुरेश कुमार कौशल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को अगेंस्ट ओवररूल करते हुए बोला दैट होमोसेक्सुअल एक्ट इज अ क्रिमिनल एक्ट. Why? Because मतलब बोला कि in 150 years less than 200 persons have been prosecuted under 377. So this is very, you can say, small number. ठीक है, it is such a small number. Based on that we can't decide constitutionality of a law. इतने छोटे नंबरों में से हम डिसाइड नहीं कर सकते. Then came 2017 में केस पुट्टुस्वामी केस which talked about fundamental right. ठीक है, विच इज प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. मतलब कोई बंदा अपने घर में बैठे बैठे जो करना है, ठीक है, प्राइवेट वे में उसको जो करना है वो कर सकता है. दैट्स अ लिबर्टी ऑफ अ पर्सन. सो व्हाई दैट लिबर्टी इज नॉट टू बी प्रोवाइडेड. तो वो सेक्शन 21, सॉरी, आर्टिकल नंबर 21 टर्न आउट टू बी वेरी ब्रॉड, और उसी का एक ऐसे नजरिया लेकर 2018 में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया. ओके, सो दैट इज हाउ द सिनेरियो टुक प्लेस. दोस्तों, कल हमने बात करी थी त्रिपुरा में वायलेंस हुए. ठीक है, त्रिपुरा में वायलेंस हुए. क्यों वायलेंस हुए? क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक किया गया. हिंदू माइनॉरिटीज वहां पे दुर्गा पंडाल के अंदर हनुमान जी के गोदी में कुरान रखकर एक पंडाल दिखाया गया था. बात शायद उनकी जो भी हो, सेक्युलरिज्म की हो या जो भी हो, पर सामने किसी धर्म की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा है. ध्यान से समझिएगा, इस मुद्दे को मैं आगे जाकर गुजरात ने एक नया लॉ लेकर आया, नया ऑर्डर लेकर आए, उसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना. ठीक है, और जिसकी वजह से वहां पे हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाइयां हुई, हिंदूज के ऊपर बड़े अटैक हुए. इन अटैक्स का रिपरकशन आया त्रिपुरा में. हिंदूज ने मुस्लिम्स के ऊपर अटैक किया. ठीक है, त्रिपुरा में जो लड़ाइयां हुई, उन त्रिपुरा की लड़ाइयों के एक ऐसे जो सिचुएशन क्रिएट हुई इन महाराष्ट्र. ठीक है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे. दोस्तों, त्रिपुरा में जो लड़ाइयां हुई, उन लड़ाइयों में 2 जर्नलिस्ट जो उसका रिपोर्टिंग कर रहे थे, ठीक है, उन रिपोर्टिंग करने वाले जर्नलिस्ट को बुक किया गया. दे वर डिटेन्ड इन आसाम, और फिर फाइनली एक से अगरतला कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट त्रिपुरा के, ठीक है, उन्होंने उनको रिलीज किया बिकॉज इट सेज इट इज डिटेंशन इज अ कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी. हाउएवर, उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो सीरियस है, पर उनको छोड़ना तो बनता है, उनको बेल देना
बनता है, ठीक है। दैट इज हाउ दिस सिनेरियो टुक प्लेस। कल हमने इसके बारे में बात करी थी। अब देखते हैं दोस्तों गुजरात ने क्या नया लॉ लेकर आए। अहमदाबाद बिकेम 4th सिटी आफ्टर राजकोट, भावनगर, वडोदरा एंड नाउ अहमदाबाद, ठीक है। ये 4 सिटीज, ठीक है, हैव क्लियरली मेंशन दैट नॉन वेज स्टॉल्स, दोस्तों जो स्ट्रीट के ऊपर नॉन वेज मिलता है, अंडे की लारियां होती है, नॉन वेज की लारियां होती है, ये सुनो वहां पे जो खाना मिलता है, ठीक है। तो गुजरात में इन 4 सिटीज में बोला गया कि मेन रोड के ऊपर वो लारियां नहीं हो सकती, ठीक है। और उसके साथ साथ, ठीक है, अगर ये लारियां कहीं अंदर वाले रोड के ऊपर होगी तो वो पूरी कवर्ड होगी, ठीक है, ताकि राह चलते हुए लोगों को ना नॉनवेज दिखे, ना कोई फोटोग्राफ वो दिखा सकते हैं, ना उनको नॉनवेज दिखे, ना अंडे दिखे। क्यों ना दिखे? ताकि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो, ठीक है। गुजरात गवर्नमेंट का ये कैन से ऑर्डर आई बिलीव may go against central government का rule which is called Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act of 2014। इसके खिलाफ जाएगा ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना के रखा था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि भैया स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस देना है, ये उनके अधिकार है कि वो अपना सामान से लोगों को बेच सके। दोस्तों गुजरात में करीबन एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से देखा जाए तो 14% ऑफ द पीपल आर हैविंग अ बिजनेस ऑन अ स्ट्रीट हॉकिंग स्टफ, मतलब स्ट्रीट वेंडर्स के जैसा काम करते हैं 14%, विच इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है। और ये धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जो बात है, ठीक है, वो वैसे डाइजेस्ट हो नहीं रही है, ठीक है। पर देखते हैं ये मुद्दा कैसे आगे डेवलप होता है, हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे। पर मैंने आपके सामने 2 मुद्दे रखे। एक, गुजरात गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को कौन से लॉ के द्वारा देखा जाए और वो वैलिड होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा सा मुद्दा यहां से बन रहा है, ठीक है। वापस वही कहानी त्रिपुरा में, ठीक है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाली जो बात है, ठीक है, उसके जो से परेशानियां हैं वो अमरावती में दिखी। अमरावती में जो राइटिंग हुए, महाराष्ट्र में वायलेंस हुए, अमरावती और उसके बाद आजू बाजू वाले और 4 टाउन कर्फ्यू लगा दिया गया। क्यों ऐसा हुआ? किसने इसकी शुरुआत करी इज दिस राजा एकेडमी विच इज इन साउथ मुंबई में ये एकेडमी है, विच इज सुन्नी बरेलवी ऑर्गेनाइजेशन का ये ग्रुप है। हाउएवर दिस इज एकेडमी, उसका कोई ऑब्जेक्ट अभी तक उन्होंने कोई एकेडमिक एक्टिविटी नहीं करी है, पर उन्होंने डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करी है जो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो। भले वो सलमान रश्दी, ठीक है, जब मुंबई आ रहे थे उनको वीजा मिला था, ठीक है, उनकी किताब सैटेनिक वर्सेस, जिसके अंदर उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कुछ लिखा था जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा था, ठीक है। तो सलमान रश्दी को जो वीजा मिला उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए रजा एकेडमी वाज द लीडर एट द फोरफ्रंट, ठीक है। बांग्लादेश की राइटर तस्लीमा नसरीन, उन्होंने अपने नॉवेल्स के अंदर, अपनी किताबों के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ कुछ लिखा था। उनकी किताबें बांग्लादेश में बैंड है, उनको इंडिया में एंट्री करी गई थी। मुंबई में वो कहीं पे एक अपना स्पीच देने वाले थे, उस समय पे भी ये रजा एकेडमी ने बड़ा हल्ला किया था। तो रजा एकेडमी इज प्राइमरली मेंट फॉर डूइंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस तरीके के प्रोटेस्ट करने के लिए ही वो इंक्लूड करी गई है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस इंपॉर्टेंट इश्यू, आपने देखा होगा पेटीएम का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ आया भारत में। अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ 18,300 करोड़ रुपयों का आईपीओ आया। दोस्तों पेटीएम की जो कंपनी है, ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड 197 कम्युनिकेशन। उसके बाद जोमेटो का आईपीओ आया, उसके बाद डिलीवरी का आईपीओ आया, फार्मेसी का, पॉलिसी बाजार, ठीक है, नाइका का आईपीओ आया जिसने बड़ा हल्ला मचा दिया, ठीक है, ड्रूम टेक्नोलॉजी का आया, है ना, इज माई ट्रिप का आईपीओ आया। इस तरीके से आईपीओ काफी समय से आ रहे थे। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप आईपीओ का रश क्यों हो रहा है? ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा आफ्टर दिस और ड्यूरिंग द लॉकडाउन
देयर इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू द स्टॉक मार्केट. ठीक है, नाउ इतना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में आया विच गेव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू मेनी पीपल इंक्लूडिंग द स्टार्टअप्स दैट दे विश टू गेट मोर मनी through the, you can say, this kind of capital market, this kind of equity markets. So thereby they are coming out confidently and they are taking money from the people. That is the main reason. ठीक है दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनको कैसे देखा जाता है, जैसे 197 कम्युनिकेशन पेटीएम का आईपीओ 18,300 करोड़ का, विच इज लार्जेस्ट एवर आईपीओ ऑफ एन इंडियन कंपनी. ठीक है, इतना बड़ा आईपीओ अगर कोई इंडियन कंपनी का है तो विच इज ह्यूज. ओके, ऐसा अगर मानते हैं तो भैया बात ऐसी है कि ये जो कंपनियां हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, दे हैव डन वंडरफुली वेल इन द लास्ट 10 years. भारत में एक बड़ा बदलाव लेकर आए. सिमिलरली नाइका के बारे में बात किया जाए, सो नाइका इज बेसिकली वन ऑफ द वेरी पावरफुल कंपनी फॉर, यू कैन से, फैशन, कॉस्मेटिक्स. ठीक है, उसके अंदर उन्होंने काफी मेहनत करी और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ पाए. ठीक है, एंड देयर बाई पीपल आर रेडी टू पुट मनी इनटू दिस. इवन सेबी ने भी अपने रूल्स रेगुलेशंस उनके लिए थोड़े से रिलैक्स करे थे, जिसकी वजह से आईपीओ का रश आगे बढ़ा. ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कल के मुद्दे के ऊपर. कल हमने बात करी थी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अंदर. कल का आपने से सेशन देखा हो, उसके अंदर हमने बात करी थी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का टेन्योर गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के द्वारा 2 साल की जगह पे 5 साल कर दिया. ये सुनो, अब भैया ऑर्डिनेंस लाने की कब जरूरत पड़ती है? ऑर्डिनेंस तब लाते हैं जब पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं है और अर्जेंटली आपको नए, लेकिन से, रूल बनाने की जरूरत पड़ती है, अर्जेंट चाहिए. ठीक है भैया, अगले 15 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग, पार्लियामेंट का मीटिंग होने वाला है, तो सरकार को इतनी जल्दी किस बात की जरूरत पड़ी? ठीक है, और ये कोई ऐसा सिचुएशन तो है नहीं कि 5 साल का अगर टेन्योर एक्सटेंड करना है, ठीक है, तो भैया आपको अर्जेंटली चाहिए. आप 15 दिन भी वेट कर सकते थे. तो इसके पीछे सरकार का, यू कैन से, माइंडसेट क्या है, सरकार क्यों करना चाहती है? ठीक है, उसके बारे में बड़ा सवाल पैदा होता है. दोस्तों, ईडी, दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एंड सीबीआई, ठीक है, आर जनरली, यू कैन से, ऐसी एजेंसीज मानी जाती है जिनको पॉलिटिकल अपोनेंट को टारगेट करने के लिए बनाया जाता है. आज की तारीख में ईडी के पास किस किस पॉलिटिकल पार्टीज के केस है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, ठीक है, डीएमके, टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इन सब के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ केसेस है. ईडी के जो लीडर है उनके पास ये सब केसेस है और पिछले 2 साल में उन्होंने काफी ज्यादा ऐसे केसेस संभाले. ठीक है, उनका टेन्योर नवंबर में खत्म हो रहा है. ठीक है, मोस्टली कल या परसों तक खत्म हो जाएगा. ठीक है, पर नए एक ऐसे इस तरीके के ऑर्डिनेंस के द्वारा उनका टेन्योर बढ़ जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस बात को क्लियर कट बोला था दैट सीबीआई और ईडी को इंसुलेट रखा जाए, इनको सेपरेट रखा जाए गवर्नमेंट से. ठीक है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए और गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस तभी भी होता है जब उनके चीफ का टेन्योर लंबे समय तक लगा दिया जा रहा है. उनके चीफ का टेन्योर अगर 5 साल लगा दिया गया तो ये एक तरीके से पोस्ट पाने के लिए लोग बहुत मेहनत करेंगे. ये सुनो, 5 साल तक अगर कोई पोस्ट पे आप बैठे हो तो बहुत बड़ी बात है. ये सुनो, और सरकार का भरपूर, से, मतलब आप सरकार को मदद कर पाओगे, सरकार आपका भरपूर यूज करेगा. दोस्तों, ठीक है, आपको पता होगा कि इंडिया में लॉ बनाने का अधिकार लाइज इन द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर. लॉ को एग्जीक्यूट करने का पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. हाउएवर, एग्जीक्यूटिव के पास लेकिन से स्पेशल पावर दिए गए ऑर्डिनेंस रूट के द्वारा दैट दे कैन मेक लॉस. बहुत जरूरी है. क्यों लॉ बनाना जरूरी है एग्जीक्यूटिव के हाथ में? क्योंकि अर्जेंटली कोई चीज की जरूरत है और लेजिस्लेचर कोई तरीके से लॉ बना नहीं पा रहा है, तो हमने वो अधिकार दिया है, पर उस अधिकार का मिसयूज करना गलत बात है. ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार के दौरान ऑर्डिनेंस रूट के द्वारा करीबन साल में ऐसे 9 ऑर्डिनेंसेस निकलते थे. उसके बाद यूपीए सरकार आई, यूपीए सरकार के द्वारा साल में ऐसे 7 ऑर्डिनेंसेस आते थे. ठीक है, और अभी तक जो मोदी साहब की गवर्नमेंट रही वहां पे एवरेज साल में 11 ऑर्डिनेंसेस आते हैं.
ऐसा माना जाता है कि ये तो ऑर्डिनेंस की सरकार है और ये लोग कहीं ना कहीं एक ऐसे पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट में लॉ के द्वारा उसको इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, आज पार्लियामेंट में बीजेपी मोदी साहब का एक ऐसे मेजोरिटी है, वो अगर लॉ पास करना चाहे तो कर सकते हैं, पर ये समझ नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी क्यों थी। शायद यही होगा जो ईडी वाले भाई साहब है ना, ईडी वाले भाई साहब है, उनका टेन्योर एक ऐसे 2 दिन के बाद खत्म हो रहा था, उनका टेन्योर अगले कुछ साल और बढ़े, इसके लिए उनको रखना जरूरी था। आपको वैसे दिख नहीं रहा होगा, पर जरूरत नहीं है क्या क्या लिखा है वो समझने की, मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या बातें हो रही है। ठीक है, चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर मेजर लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन द पॉलिटिक्स, ठीक है, अंडर शी जिनपिंग। दोस्तों, आपको पता होगा चाइना 1950 में जब बना तो पहले चेयरमैन थे उनके माओ जेडोंग, ठीक है, चेयरमैन ऑफ सीसीपी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, सॉरी, ठीक है, एंड देन यू कैन से देन वी हैड डेंग जियाओपिंग, चाइना के, ठीक है, नए चेयरमैन बने डेंग जियाओपिंग, ठीक है, डेंग जियाओपिंग के बाद यू कैन से जो नए चेयरमैन आए दैट इज जियांग जेमिन, उसके बाद आए हु जिनताओ के बाद आए ये हमारे 5वें यू कैन से प्रेसिडेंट कॉल्ड शी जिनपिंग। चाइना की हिस्ट्री में माओ जेडोंग इज कंसिडर्ड टू बी द इमॉर्टल फिगर, ठीक है, वो कभी मरते नहीं है। माओ की याद करते करते पूरे चाइना के लोगों को एक इनसे दिमाग में बताया जाता है कि कैसे माओ ने आपके भले के लिए काम किया। फिर डेंग जियाओपिंग आए, डेंग जियाओपिंग वॉज वेरी प्रैक्टिकल मैन, ठीक है, ही वॉज नॉट दैट आइडियोलॉजिकल मैन, ही वॉज अ प्रैक्टिकल मैन, सब कुछ तेजी से काम करने वाले आदमी, ठीक है, उन्होंने पूरी कहानी बदल दी, ठीक है, और चाइना को इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया, ठीक है, और उनके समय पे भी एक महत्वपूर्ण रिजोल्यूशन पास हुआ। दोस्तों, चाइना के प्रेसिडेंट साहब उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जब रिजोल्यूशन पास करते हैं, उसका यह मतलब हो जाता है कि उसका हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है। ये तीसरी बार हो रहा है ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास करना, ठीक है। दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं कि इस रिजोल्यूशन का नाम क्या था, शी जिनपिंग ने जो पास करा उसका नाम है मेजर अचीवमेंट्स एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ पार्टी ओवर द पास्ट सेंचुरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, डेंग जियाओपिंग ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया था, उसके अंदर माओ के एक एक्टिविटी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, विच इज नोन एज कल्चरल रिवॉल्यूशन। माओ के दौर में जब बहुत सारा अकाल पड़ने लगा, भूखमरी होने लगी, लोग बहुत सारे तादाद में मरने लगे, उस समय पे ठीक है से उन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन चालू किया। कल्चरल रिवॉल्यूशन टर्न आउट टू बी अ बैड सिनेरियो, जैसे हमारे मोदी साहब की गवर्नमेंट के अंदर डीमोनेटाइजेशन वाज अ डिबेकल, ऐसा आप पिछले करीबन एक आध हफ्ते से रोज अखबार में पढ़ते होंगे, ठीक है, वैसा ही माओ के समय पे उन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन कर दिया। नाउ दैट टर्न आउट टू बी रियली अ बैड सिनेरियो, ठीक है, तो डेंग ने उसको क्रिटिसाइज किया, शी जिनपिंग ने हालांकि इन दोनों को क्रिटिसाइज नहीं किया और अपनी बातों को आगे रखने की कोशिश करी। बात यही हो रही है कि एक नया चाइना, नया सुपर पावर चाइना बनाने की कोशिश हो रही है, और इस सुपर पावर चाइना के अंदर शी जिनपिंग इज ट्राइंग टू टेल टू द वर्ल्ड, टेल टू द चाइनीज पीपल दैट व्हाट इज योर फ्यूचर, एंड फ्यूचर इज विथ मी. That is how this president says, and is going to remain lifetime president. My dear students, I believe that this kind of modules are going to help you a lot. आपको बहुत मदद करेगा आपके लीगल रीजनिंग के अंदर, आपके करंट अफेयर मॉड्यूल्स के अंदर, और आपको क्लैट एग्जामिनेशन क्रैक करने में बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, प्रो टैलेंट का क्लैट 2022 का मॉड्यूल ज्वाइन करना भूलिएगा मत, ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।